हम बस ये बात करते कि 1993 में लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली है। लेकिन अगर आपको एकदम डेमोक्रेसी का परफेक्ट एग्जाम्पल देखना है तो लोकल गवर्नमेंट में आपको परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो वही इंडिया के केस में हुआ कि हमारा एंड गोल लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचने का था, लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम धीरे 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 इसमें चीजें लेकर आ रहे थे। और अंग्रेज नहीं भी आए थे तो भी गांव के लेवल पे कहीं ना कहीं इंडिया में ये गवर्नेंस का सिस्टम चले आ रहा था। एक चीज आपको ध्यान से समझना है, 3 टियर सिस्टम आप कुछ इस हिसाब से समझो। एक 3 टियर सिस्टम क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दूसरे हो गई स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी हो गई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक तो 1 2 3 टियर सिस्टम ये हो गया। अब विद इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी 3 टियर सिस्टम लेके आया गया। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि 1993 में इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया, 1994 में बोलीविया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक तरीके से वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट था वो स्टेट्स के पास था। स्टेट के पास था मतलब क्या हर अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं आपका नया चैप्टर जो कि है लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स मतलब आप नाम से समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो आपके या नगर पंचायत जिसको आप बोलते हो, जो कि आप आपके जिले में देखते हो। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम ग्राउंड लेवल गवर्नेंस की बात करेंगे। मैं ये चैप्टर एक सवाल से स्टार्ट करूंगा। वो सवाल क्या होगा? वो सवाल होगा कि आप डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं। डेमोक्रेसी मतलब क्या सिर्फ इतना है कि हम जाके क्या करें, हम जाके सरकार को वोट करें और सरकार चुन ली जाए और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो वो इलेक्टेड हो? क्या सिर्फ इसी का मतलब होता है डेमोक्रेसी? नहीं। ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब सिटीजन खुद पार्टिसिपेट करे, किसमें? पॉलिसी मेकिंग में, सरकार के कामकाज में। क्योंकि अल्टीमेटली ये देश में काम किसके लिए हो रहा है? देश में काम आपके लिए हो रहा है, देश में काम मेरे लिए हो रहा है, देश में काम तमाम जो नागरिक है उनके लिए हो रहा है। तो प्रधानमंत्री को चुन लेना अच्छी बात है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चुन लेना अच्छी बात है, मुख्यमंत्री को चुन लेना अच्छी बात है, लेकिन सिटीजन का पार्टिसिपेशन कहां है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। यहां पे हम सब लोग हमेशा देखते हैं कि 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, 5 साल में एक बार हम लोग जाग जाते हैं। क्या जाग जाते हैं? कि चुनाव आ रहे हैं। बस सिटीजन का डे टू डे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में कहां पार्टिसिपेशन हो रहा है? अगर आपको ट्रू डेमोक्रेसी देखनी है, अगर आपको एकदम डेमोक्रेसी का परफेक्ट एग्जाम्पल देखना है तो लोकल गवर्नमेंट में आपको परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। जहां पे हम बात करते हैं पंचायत की, जहां पर हम बात करते हैं नगर पंचायत की, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, क्योंकि वहां पे हम लोग देखते हैं कि सिटीजन का डायरेक्ट इंगेजमेंट हो रहा है। किससे डायरेक्ट इंगेजमेंट हो रहा है? सिटीजन का डायरेक्ट इंगेजमेंट हो रहा है गवर्नमेंट से। क्लियर है? आई थिंक एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रीफ जो मैं क्वेश्चन, जो एक मैं थॉट प्रोवोकिंग आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं, वो आपको चीज यहां पर समझ में आ रही है। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कोई ऐसा कोई 30 मार खान वाली चीज नहीं है। एक टॉपिक पे जहां आपको टेक्निकलिटी आएगी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। 73rd एंड 74 समझाऊंगा पूरा चैप्टर अच्छे से, नहीं तो तुम सोचो सर सिर्फ उसी को अच्छे से समझाएंगे। लेकिन इनिशियल देखो कुछ एग्जाम्पल है, तो यूजली मैं रीड करूंगा और आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और जहां रीड इन बिटवीन द लाइन्स होगी वो मैं वहां पे आपको बता दूंगा। क्लियर है? As a member of democratic country, we may speak of rights such as right to vote, right to form political parties, right to contest election, etc. ठीक है, हम डेमोक्रेसी में बार बार राइट्स की क्लेम करते हैं। पहले राइट टू वोट मांगते हैं, राइट टू पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज वाली चीज। और जब ये बेसिक चीजें फुलफिल हो जाती है तो हम कुछ और राइट्स और डिमांड्स करने लग जाते हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, राइट टू क्लीन एयर हो गया, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया। हमें लेकिन एक चीज समझनी होगी कि जो भी राइट्स हैं, राइट्स आर क्लेम्ड नॉट ओनली रिलेशन टू अवर पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ बट ऑल्सो इन रिलेशन टू अवर सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप। हमें राइट्स जो हम क्लेम कर रहे हैं वो पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ में तो क्लेम करती है, लेकिन समाज से भी हम कुछ अधिकार चाह रहे हैं। हमारे पर्सनल रिलेशनशिप पे भी तो बोलते हैं कि ये मेरा अधिकार है। ठीक है, या हम कुछ सोसाइटल राइट्स भी चाह रहे हैं, समाज से भी हम कुछ अधिकार चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है वैसे वैसे हम और चीजों की डिमांड करने लग जाते हैं। क्लियर है?
एक और आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं की गई थी लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में की गई थी। एज सच 1952 में, 1955 में लोकल गवर्नमेंट का एज सच कोई मेजर पूरे देश में कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा था। जैसे कि 1955 की इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1955 के मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो 1955 में हर राज्य में, हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर होंगे, बढ़िया है भैया। देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे, बढ़िया है भैया। देश के प्रेसिडेंट होंगे, बढ़िया है भैया। देश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे, हाँ भैया होंगे। लेकिन 1955 में हर गांव में पंचायत होगी, नहीं होगी। क्या हर अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट या पंचायत या अर्बन बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज जिसको कि हम पंचायत और नगर पंचायत कहते हैं, उनकी बात नहीं की गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप फेडरलिज्म वाला चैप्टर पढ़ के आए हो। फेडरलिज्म मतलब क्या होता है? दैट द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 2 or more organs of government. What is federalism? That the power is divided between 2 or more organs of the government. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच में पावर शेयर हो रही है, इन दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड है। इसके नीचे जो लोकल लेवल है, ये लोकल लेवल 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा यह तय किया गया कि हर गांव में पंचायत होंगे और हर एक अर्बन एरिया में क्या होगा? अर्बन लोकल बॉडी होगी। यह बात की गई 1993 में। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज की बात नहीं की गई। तो इनिशियली हम सिर्फ यहां और यहां ध्यान देते थे, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, जैसे समाज आगे बढ़ता चला गया, जैसे देश आगे बढ़ता चला गया, वैसे ही हम बहुत सारी चीजों का डिमांड करने लग गए। उसमें से एक थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। सवाल फिर से, क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था? नहीं था। कब आया इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आया, जिसको कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्लियर? इतनी चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। चलो, अब यहां पे वाई लोकल गवर्नमेंट क्वेश्चन आया कि भैया जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या देख रहे हैं, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं हुई तो क्या ऐसा हुआ, क्यों लोकल गवर्नमेंट? तो यहां पे जरा आपको 2-3 क्या करनी है, आपको 2 कहानी सुननी है, ठीक है। 2 कहानी में एक कहानी सुननी है आपको गीता राठौर की और एक तमिलनाडु की। गीता राठौर जो है वो मध्य प्रदेश में ये जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है इसमें गांव की रहवासी है, ठीक है। तो उनका गांव का नाम क्या है? गीता राठौर का है जामुनिया तालाब, ठीक है, जामुनिया तालाब। अब वो जो है वो क्या है, गीता राठौर सरपंच बनी। कौन से साल में सरपंच बनी जामुनिया तालाब की? 1995 में। किस माध्यम से सरपंच बनी? क्योंकि वहां पे जो सीट रिजर्व थी, ठीक है, सीट रिजर्व थी, तो उस रिजर्वेशन के माध्यम से, मतलब हम लोग ये देखते हैं ना, जैसे कि आप लोग पार्लियामेंट में देखते हो कि सीट रिजर्व होती है एसटी एससी के लिए, वैसे ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रहती है, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि गीता राठौर थी, वो क्या थी? वो जामुनिया तालाब, जो कि मध्य प्रदेश में सीहोर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, ठीक है, जामुनिया तालाब, उसकी सरपंच थी। गीता राठौर 1995 में जब सरपंच बनी तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए इन द सेंस एफॉरेस्ट्रेशन पे काम किया, विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, स्कूल की बिल्डिंग बनवाई अपने गांव में, डोमेस्टिक वायलेंस जो उनके गांव में चल रहा था उसको कई हद तक उन्होंने अवेयरनेस फैलाई। तो ये जब वो 1995 में जब चुनाव जीती थी, जब वो सरपंच बनी थी, तो उसके बाद में उन्होंने 5 साल तक बहुत अच्छा काम किया। फिर जब 2000 में हम फिर से चुनाव होंगे, कब होंगे चुनाव? फिर से 2000, इन द ईयर 2000। तो जब वो 2000 में फिर से चुनाव हुए, तब फिर से गीता राठौर को वहां पे क्या बनाया गया? गीता राठौर को वहां पे सरपंच बनाया गया। क्योंकि क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और इसलिए उनको फिर से सरपंच बनाया। तो इस कहानी के माध्यम से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि गीता राठौर जो कि क्या थी, जो कि एक हाउसवाइफ थी, वो पॉलिटिक्स में आई।
पॉलिटिक्स में उन्होंने इतना बेहतर काम किया इन द ईयर 1995 में कि उनको गांव ने, जो उनका गांव है, ठीक है, गांव ने क्या किया, गांव उनसे इतने खुश हो गए कि उन्होंने फिर से चुनाव जीती वो, और फिर से 2000 में फिर से सरपंच बनी, और उन्होंने अपना गांव का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया। तो हमने देखा कि कैसे एक साधारण महिला जो कि हाउसवाइफ थी, वो सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए बाहर निकली, और कैसे उन्होंने समाज के प्रति एक मिसाल कायम की। और साथ ही साथ एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया, दूसरा कि एक जो गांव है वो गांव उन्होंने अपना कितने अच्छे से डेवलप कर लिया। यही अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर जो कि स्टेट के हैं वो बहुत अच्छे से डेवलपमेंट तो करेंगे, लेकिन हम मान रहे हैं मध्य प्रदेश है, ठीक है, अब मध्य प्रदेश में कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट है, अब इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे गांव होंगे, तो जो सीएम है, सीएम बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट तो करेंगे, लेकिन एक 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 गांव का कब तक देखेंगे। तो उनका गांव का भी डेवलपमेंट हो गया, साथ ही साथ हमने कैसे वहां पे एक विमेन एम्पावरमेंट का एक एग्जाम्पल देखा। वैसे ही यहां पे जरा तुम दूसरी कहानी समझो। दूसरी कहानी किसकी है, यह है ग्राम पंचायत ऑफ वेनगई वासल विलेज इन तमिलनाडु, ठीक है। यहां पे क्या हुआ था, इन 1977 द तमिलनाडु गवर्नमेंट, जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है, अलॉटेड 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 1997 में क्या होता है, जो तमिलनाडु सरकार रहती है वो 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, वहां जो 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, ठीक है, वो किसको अलॉट कर देती है, कोई 71 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको अलॉट कर देती है। दिस पीस ऑफ लैंड फेल विद इन दी वेनिसिटी ऑफ द ग्राम पंचायत। अब जो ये लैंड है ये ग्राम पंचायत की टेरिटरी, मतलब ग्राम पंचायत के परव्यू में आ रहा था, ठीक है। On the instruction of higher authority, the district collector of Kanjipuram directed the president of Gram Panchayat to pass a resolution endorsing the allotment of the said land and for the purpose of already decided. अब यहाँ पे क्या होता है, जब तमिलनाडु सरकार ने ये बोला कि ये जो 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है ये 71 इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दे दिया जाए, वो लैंड आ रहा है ग्राम पंचायत के परव्यू में, तो उस जिले के जो कलेक्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां की ग्राम पंचायत से बोला, क्या बोला कि भैया तुम एक काम करो, तुम एक रेजोल्यूशन पास कर दो और ये लैंड दे दो, ताकि जो तमिलनाडु सरकार ने जो काम बोला है वो काम हम पूरा कर सके। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत ने डिनाई कर दिया, ठीक है, यहाँ की जो ग्राम पंचायत थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे ये चीज डिनाई कर दी, डिनाई करके बोला कि हम ये लैंड नहीं देंगे। ये केस कहाँ पे चले गया, ये केस चले गया किसके पास में, हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु के पास में, क्योंकि कलेक्टर ने क्या किया, कलेक्टर सोचने लगा कि नहीं देंगे तो भी क्या हुआ, मैं तो लैंड ले लूंगा, मेरे पास में पावर है। तो इन्होंने केस फाइल कर दिया, कहां पे, हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया। तो हाई कोर्ट में सबसे पहले सिंगल बेंच के पास में गया। सिंगल बेंच मतलब कि जब एक जज केस सुन रहा है, ठीक है, जब एक जज केस सुन रहा है उसको हम सिंगल बोलते हैं, ठीक। तो सिंगल बेंच के पास में गया, तो सिंगल बेंच ने बोला कि बिल्कुल क्या कर सकता है कलेक्टर, बिल्कुल क्या कर सकते हैं, लैंड ले सकते हैं, लेकिन तो जो डिसीजन है वो किसके फेवर में आ गया, वो डिसीजन है वो कलेक्टर के फेवर में आ गया। जब उनसे ग्राम पंचायत को, मतलब एक तरीके से क्या हुआ, जब ग्राम पंचायत को ऐसा लगा कि यार हमारी समस्या का सलूशन तो कोर्ट ने दिया ही नहीं, और कोर्ट ने कलेक्टर के फेवर में और तमिलनाडु गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दे दिया, तो ये लोग डिवीजन बेंच के पास चले गए। डिवीजन बेंच मतलब जहां दो, हम लोग देख रहे हैं कि 2 जजेस बैठे, और जो डिवीजन बेंच है उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, जो सिंगल बेंच ने जो जजमेंट दिया है वो गलत है, और अगर इनको लैंड लेना है तो ग्राम पंचायत से पहले पूछना पड़ेगा, बिना ग्राम पंचायत की परमिशन से लैंड नहीं ले सकते। तो इससे हमको क्या देखने को मिला, इससे हमको ये देखने को मिला कि जो हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी बोल रहा है कि आप ग्राम पंचायत की पावर को कर्टेल नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको उनसे रेजोल्यूशन पास करवाना ही होगा, आप ग्राम पंचायत की पावर को कर्टेल मत करो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राम पंचायत से परमिशन लेना होगा। तो यहाँ पे हमने दूसरे एग्जाम्पल में क्या देखा, दूसरे एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि कैसे ग्राम पंचायत के पास में कितनी पावर्स होती है और वो चाहे तो वो लैंड नहीं दे। समझ में आ गया। तो पहले और दूसरे एग्जाम्पल, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि गीता राठौर का एग्जाम्पल, और दूसरा हमने तमिलनाडु में ये जो विलेज का एग्जाम्पल है, ये एक तरीके से क्या कर रहा है, एक तरीके से आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है। क्या एग्जाम्पल दे रहा है कि कैसे ग्राम पंचायत में हम लोग एक बहुत बड़ा क्या देखते हैं, एक डिसीजन मेकिंग पावर उन लोगों के पास हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक भैया। देन लोकल गवर्नमेंट बिलीव्स that the local knowledge and local interest are essential ingredients for the democratic decision making.
they are also necessary for efficient and people friendly administration. The advantage of local government is that they are so near to the people. It is convenient for the people to approach the local government for solving problems quickly with minimum cost. तो हमने क्या देखा कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनको लोकल नॉलेज, वहाँ के लोगों को क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड्स है, ये लोकल गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता होता है. अगर मैं बात करूँ, इतना बड़ा स्टेट है तो इतने बड़े स्टेट पे मुख्यमंत्री और इनको क्या पता होगा. ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, यहाँ पे जो हर एक गांव में जो हम बात कर रहे हैं, हर एक गांव या जो एक दो गांव से मिलके जो ग्राम पंचायत बनी है, उनको ज्यादा पता है कि उनके गांव के क्या इश्यूज है, लोगों को क्या चाहिए. तो वही जो मैंने बताया, मैं वापस उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ग्राउंड लेवल पर हम क्या चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पर चीजें कैसी होनी चाहिए, ये हमको यहाँ पर मालूम चलता है. जैसा कि हमने गीता राठौर की स्टोरी में देखा, और साथ ही साथ में हमने क्या देखा, हमने तमिलनाडु के विलेज में जो देखा कि गीता राठौर की स्टोरी में तो कि कैसे वो प्रोएक्टिव सरपंच थी और कैसे उन्होंने अपना गांव जो उनका था जामुनिया तालाब, उसकी पिक्चर कैसे चेंज कर दी. और तमिलनाडु में हमने कैसा देखा कि जो एफर्ट्स थे ग्राम पंचायत और लोगों के एफर्ट्स थे, उन्होंने लैंड नहीं दिया. तो इसलिए बोला जाता है कि लोकल गवर्नमेंट के पास में क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट के पास में लोकल नॉलेज होता है. और यहां पे सबसे ज्यादा हमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लोगों का कहां पे देखने को मिलता है, ग्राउंड लेवल पे लोकल गवर्नमेंट पर देखने को मिलता है. So the local government can be very effective in protecting the local interest of the people. Democracy is about meaningful participation. Democracy is all about meaningful participation. कि यहाँ पे लोग बैठे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक एक मुद्दे पर डिबेट, डिस्कशन, सारी चीजें बहुत अच्छी सी हो रही है कि क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, ये सारी चीजें हमें लोकल लेवल पर पता चल जाती है. It's also about accountability. Strong and vibrant local government ensure both active and purposeful accountability. At this level of local government, that a common citizen can be involved in decision making, connecting their life, their needs, above all their development. It is necessary that in a democracy, tasks which can be performed locally should be left in the hands of local people and their representative. वही वाली बात है जो मैंने अभी तक आपको बताई, और ये सही भी है डेमोक्रेसी में कि जो चीजें ऐसा लग रहा है कि लोकल लेवल पर निपटा दी जा सकती है, ये लोकल लेवल पे पीपल के पास छोड़ देना चाहिए. क्लियर है, समझ गए हो, मैं इसको यहां पर रिपीट नहीं करूंगा. नाउ द ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में लोकल गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने क्या देखा, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1993 से चीजें स्टार्ट हुई. ठीक है, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि आपने सुना होगा ना ये वाली बात कि भारत गांव में रहता है ना, ये बात आपने सुनी होगी कि ऑल्दो आज की तारीख में तो अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन आप याद करो पहले के जमाने में तो हम लोग यही बोलते थे कि भारत गांव में बसता है. तो गांव में बसता है तो गांव पे कुछ गवर्नेंस का या गवर्नमेंट का कोई ना कोई माध्यम तो होगा ना. अंग्रेज भी थे तो भी कोई ना कोई माध्यम तो होगा कि ग्राउंड लेवल पर कोई ना कोई गवर्न करने वाली चीजें तो होगी. वो तो चीजें कब बदली कि जब हमने 1950s के बाद में या 1947 के बाद में जब देश आजाद हुआ, तब से लेकर 1993 तक चीजें क्या थी, लोकल लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट लेवल पर चीजें बिखरी हुई थी. ठीक है, ये चीजें कब जाके सॉर्ट आउट हुई, ये चीजें सॉर्ट आउट हुई 1993 में. लेकिन बिफोर 1950 ऐसा तो नहीं है कि बिफोर 1950 कभी लोकल गवर्नमेंट की बात ही नहीं हुई हो, या कभी हमने लोकल गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं हो. हमने 1950 से पहले बहुत सारे राजा रजवाड़ा, हम उस जमाने में भी तो देखते थे कि गांव को कोई ना कोई रूल कर रहा है. ठीक है, कोई छोटा ना छोटा इंसान गांव को रूल कर रहा है. तो ये जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये टोटली इंडिया के लिए नया नहीं है. हम बस ये बात करते कि 1993 में लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है. अंग्रेजों के जमाने में भी हमने लोकल गवर्नमेंट की मांग रखी थी, और अंग्रेज नहीं भी आए थे तो भी गांव के लेवल पे कहीं ना कहीं इंडिया में ये गवर्नेंस का सिस्टम चले आ रहा था. क्लियर है. अब जरा अपन थोड़ा सा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब अब जरा अपन आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से समझ लेते हैं कि इंडिया में कैसे ग्रोथ हुई है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की. ठीक है, it is believed that self-governing village community existing in India from the earliest time in form of sabhas. जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, सभास, बहुत सारे लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं. तो यहाँ पे वही वाली बात, क्या बात की गई कि एग्जिस्टिंग विलेज कम्युनिटीज, जैसे बहुत सारे विलेज कम्युनिटीज ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही थी सभा के माध्यम से, कि आज सभा लगी है, आज देखेंगे उसने वहां शादी क्यों कर ली, क्या नहीं करी, ऐसे सारे मुद्दे देखे होंगे ना कि सभा लगी है, सभा में बैठ के क्या करेंगे, सभा में बैठ के डिस्कशन करेंगे. तो ये सारी चीजें हम इंडिया में ऑलरेडी देख रहे थे.
In the course of time, these village body took the shape of panchayat, an assembly of 5 elected person, and these panchayat resolve issue at that time at the village level. Their role and functions keep on changing at different points of time. जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो ये सभा से क्या हुआ, सभा से पंचायत का इन्होंने रूप ले लिया, जहां पे कि 5 लोगों को इलेक्ट करा जा रहा था। पंचायत 5 लोग मिलके क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, और जो उनके काम थे वो समय समय के अनुसार चेंज हो रहे थे। कि मान लो कि इनिशियली सभा का सिस्टम चल रहा था, सभा से कहां पे आए, सभा से पंचायत में आए, फिर पंचायत के जो काम होंगे वो काम, आज ये काम है, आगे जाके वो काम और बदला, आगे जाके और काम बदला, आगे जाके और काम बदला। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आपको राइट टू वोट मिला तो पहले आपने राइट टू वोट मांगा, फिर राइट टू लाइफ मिला, राइट टू लाइफ मिल गया, फिर हमने बोला कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू एजुकेशन भी आता है, राइट टू एजुकेशन मिला, फिर हमने बोला राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी आता है तो वो भी मिलता है। समय समय के अनुसार चीजें बदलती जाती है ना, हम राइट्स भी जैसे बदलते हैं तो राइट्स भी तो हम एक तरीके से ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। तो वैसे ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के केस में क्या हुआ, यहाँ पे भी हमको वही चीज देखने को मिली। क्या चीज देखने को मिली कि यहाँ पे हम ये देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि समय के अनुसार यहां पर भी इनके रोल चेंज होते रहे। इन मॉडर्न टाइम इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर क्राफ्टेड आफ्टर 1882। लॉर्ड रिपन, हु वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, took the initiative and creating these body. They were also called local boards. However, due to slow progress in this regard, the Indian National Congress urged the government to take necessary steps to make local body more effective. Following the Government of India Act 1919, village panchayat were established in number of provinces. This trend continued even after the Government of India Act 1935. तो ये है लॉर्ड रिपन की फोटो, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि अंग्रेजों के दौरान में भी लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा था, लेकिन किस नाम से चल रहा था, लोकल बोर्ड्स के नाम पे चल रहा था। किसके नाम से चल रहा था, लोकल बोर्ड्स के नाम पे चल रहा था। एक और कहानी मजेदार यहाँ पे सुनो, जैसे इस कहानी से आप सारी चीजें रिलेट कर जाओगे कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, ठीक है, मान लो आज भारत की आजादी की लड़ाई चल रही है, तो आपको लगता है कि हमको एक साथ में आजादी मिल गई होगी? नहीं ना, धीरे 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 करके सबसे पहले हमने क्या डिमांड करा कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट का रूल दे दो। सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज की डिमांड की, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की कि ठीक है भैया, अल्टीमेट रूल तुम्हारा रहेगा, हेड में तुम रहोगे, लेकिन हमें सेल्फ रूल की राइट्स दे दो कि हम लोकल लेवल पे, हम ग्राउंड लेवल पे क्या करें, हम लोकल लेवल पे, हम ग्राउंड लेवल पे हम हमारे हिसाब से रूल करते रहे, ताकि हम देखें कि सरकार कैसे चलती है, कैसे काम होते हैं। तो अंग्रेजों ने भी आजादी हमें एक झटके में नहीं दी, धीरे 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 करके आजादी दी। और इन धीरे धीरे आजादी में आप जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखोगे, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखोगे, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखोगे, तो हर उसमें हम लोग देख रहे थे कि कुछ ना कुछ पावर वो लोग इंडियंस को दे रहे थे कि अच्छा ये रूल करने की पावर तुम रख लो, ये वाला रूल तुम करने की पावर रख लो, इस वाली चीज पे तुम देख लेना है, इस वाली चीज पे इंडियंस देख लेंगे। तो हम धीरे धीरे क्या देख रहे थे, धीरे धीरे आजादी मिल रही थी हमें। एक झटके में आजादी, हम बोलते हैं 1947 में आजादी मिली, बिल्कुल मिली, लेकिन हमें उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे आजादी दे रहे थे। कोई भी एक झटके में एकदम से आजादी नहीं दे देता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल से समझो। कौन से एग्जाम्पल से, कि तुम्हारे घर में अगर तुमने देखा होगा तो अगर तुम अपनी मम्मी से पूछते होगे या तुम अगर अपने पापा से पूछते होगे तो बताते होंगे कि हमारे ज़माने में तो ऐसा था, या तुम्हारे दादी दादाजी बताते होंगे कि हमारे ज़माने में तो ऐसा था, ये था, वो था। तो तुमने कई बार अपने पापा को भी देखा होगा कि पहले वो किसी चीज़ के लिए मना कर देते थे, धीरे धीरे छूट मिलने लग गई। जैसे कि हम लोग लड़कियों की एजुकेशन के उसमें देखते हैं कि आप अपनी मम्मी के टाइम से पूछोगे उस दौरान पे, तो मम्मी बोलेगी कि इतना विमेन एजुकेशन, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में विमेन एजुकेशन दिया, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात करने लग गए। तो गांव में क्या होता है कि पहले लड़की गांव में पढ़ ले वही बड़ी बात है, ठीक है। पहले लड़कियां पढ़ती नहीं थी, ठीक, पहले लड़कियां क्या थी, पहले लड़कियां पढ़ती नहीं थी। फिर लड़कियां जब पढ़ने लगी तो चलो गांव की स्कूल में एनरोल करवा दिया, गांव की स्कूल में एनरोल करवा दिया तो फिर आगे की पढ़ाई के लिए जो गांव के पास में छोटा सा शहर है वहां पे एनरोल करा दिया, ठीक है भैया। फिर और आगे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए कोई बहुत बड़े शहर में पढ़ा दिया, ठीक है। फिर शादी नहीं करके फिर उसे क्या करने दे दिया, फिर उसको जॉब करने दे दिया। तो एक झटके में किसी लड़की को जॉब मिल गई क्या? नहीं मिली ना। धीरे धीरे कि चलो स्कूल में तो डालते हैं, स्कूल के बाद चलो थोड़े से बड़े शहर में तो डालते हैं, चलो ठीक है बहुत बड़े शहर में इसको कॉलेज करवा देते हैं, चलो ठीक है अब तुम नौकरी भी कर ले। तो धीरे 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 करके चीजें होती है ना। ऐसे ही आपने आपके घर के केस में भी तो देखा होगा कि धीरे 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 करके आपको फ्रीडम मिलती है, धीरे 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 करके आपको ज्यादा राइट्स मिलते हैं, एक झटके पे कभी भी नहीं मिलता।
तो सेम अंग्रेज भी ऐसा कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, लोकल बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और अच्छे से डिमांड किया कि नहीं भैया, हमको लोकल लेवल पर पावर चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में ऑल लोकल लेवल पे लोकल बॉडीज को थोड़ी सी पावर दी गई, और फिर ये आगे कंटिन्यू रहा 1935 में भी। और फिर इसके बाद में चीजें, मतलब देश आजाद हो गया, और उसके बाद की चीजें हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे। तो ये समझ में आया। तो मैं कुल मिला के आपको ये बताने चाह रहा हूं कि इंडिया में लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है या नहीं था। अंग्रेज के पहले भी चीजें चल रही थी, अंग्रेज आए तब भी चल रही थी। लॉर्ड रिपन ने लोकल बोर्ड का कॉन्सेप्ट लेके आ गए थे एक तरीके से। फिर इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और चीजें डिमांड करी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में क्या हुआ, और लोकल गवर्नमेंट की पावर दी गई, और फिर वो आगे कंटिन्यू रहा। क्लियर, समझ गए हो? ठीक है भैया। During the India's freedom movement, Mahatma Gandhi has strongly pleaded for decentralization of economic and political power. He believed that strengthening village panchayat was a means for effective decentralization. All development initiatives must be local involvement in order to be successful. Panchayat therefore be looked upon as an instrument of decentralization and participatory democracy. कभी भी आपको एक एग्जाम्पल आए, एक ठीक है, सबसे पहले एक एमसीक्यू वाला बता दूं कि पंचायत में आपको कौन सी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, तो हमेशा एमसीक्यू में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पे क्लिक करके आना है। या फिर आपको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहां देखने को मिलती है, तो लोकल लेवल पर आपको देखने को मिलती है। हमेशा ध्यान रखना, यहां से एमसीक्यू के सवाल बहुत बनते हैं, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे भी ध्यान रख ले। बार बार सवाल आया कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहां देखने को मिलती है, तो वो लोकल लेवल पे जहां पे कि हम डायरेक्टली बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, अब आप महात्मा गांधी को तो जानती हो कि महात्मा गांधी किसके फेवर में थे। महात्मा गांधी डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में थे कि पावर जो है वो डिवाइड होनी चाहिए, और उनका ये था कि ज्यादा से ज्यादा पावर, इनका ये नहीं था ज्यादा से ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में हो, वो इस फेवर में थे कि ज्यादा से ज्यादा पावर किसके पास में हो, ज्यादा से ज्यादा पावर लोकल लेवल पे हो, गांव में हो ज्यादा से ज्यादा पावर। क्यों गांव पे हो ज्यादा से ज्यादा पावर? क्योंकि इंडिया जो है वो विलेज में रहता है, भारत जो है वो गांव में रहता है, और अगर गांव का डेवलपमेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली चीजें डेवलप होती चली जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा ले लो, एक थॉट प्रोवोकिंग, फिर से चीजें सिर्फ आपको सोचना है, हम थोड़ा सा चैप्टर के बाहर जा रहे हैं लेकिन हल्का सा सोचना, ठीक है। हम लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करते हैं, आप जानते हो ना, हम लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंडिया डिवाइडेड है। अब अगर ये 543 एमपी जो है हमारे, अगर ये 543 एमपी सिर्फ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना, तो ऑटोमेटिकली इंडिया नहीं डेवलप हो जाएगा। समस्या तो ये है कि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ध्यान नहीं देते। अगर ये 543 लोग आपस में एक टारगेट सेट कर ले कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इतना डेवलप करके बताऊंगा, तो अल्टीमेटली ये एरिया डेवलप हो रहा है, ये एरिया डेवलप हो रहा है, ये एरिया डेवलप हो रहा है, ये एरिया डेवलप हुआ, तो अल्टीमेटली इंडिया एज एन होल ही तो डेवलप होगा। समझ रहे हो? तो महात्मा गांधी का ये था कि इस देश में बहुत सारे गांव हैं और हर गांव अपने स्तर से डेवलप हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इंडिया का डेवलपमेंट हो जाएगा, और पॉलिसी जो है वो यहां से ऊपर जानी चाहिए, ना कि यहां से आनी चाहिए। क्लियर? ये महात्मा गांधी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, और यही चीज मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूं कि हमारे जो एमपी है वो ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं, वो क्यों हम कांग्रेस, बीजेपी, ये पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी में उलझ के रह जाते हैं। अरे तुम सारी पॉलिटिकल पार्टी भूल जाओ, तुम सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान दे दो। अगर ये 543 लोग सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ध्यान दे देंगे ना, ऑटोमेटिकली इंडिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो महात्मा गांधी ये बोल रहे थे कि अगर गांव पे हर एक गांव बहुत अच्छे से डेवलप हो गया तो क्या हो जाएगा, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्लियर? यहां पे क्या बोलते हैं, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शुड मीन्स दैट इंडिपेंडेंस ऑफ वोल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस must begin at the bottom, thus every village will be a republic. It follow therefore every village has to self-sustain and capable of managing its affairs. In its structure composed of innumerable villages, there will be ever widening, ever ascending circles. Life will be pyramid with apex sustained by bottom. महात्मा गांधी। ठीक है, यहां पे महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं? महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि विलेज लेवल पे तुम सबसे ज्यादा पावर दे दो। यहां पे वो विलेज रिपब्लिक की बात कर रहे हैं कि अगर यहां पे सबसे ज्यादा पावर हो गई, ये विलेज
अपने अपने अफेयर्स खुद मैनेज करने लग गया, इकोनॉमिक पॉलिटिकल, यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करने लग गए, यहाँ पे सारी समस्या निपट गई, तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली ऊपर की जो सरकार रहेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, उनके पास कम काम करने को रहेगा और विलेज लेवल पर सारी की सारी चीजें हो जानी चाहिए, विलेज लेवल पर सारी की सारी चीजें निपट जानी चाहिए। ये महात्मा गांधी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। क्लियर? ठीक है भैया। नाउ ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया में अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं कि जब देश को आजादी मिली तब लोकल गवर्नमेंट का क्या सिनेरियो था। When the constitution was prepared, the subject of local government was assigned to the state. It was also mentioned the directive principle of the state policy, directives to all government in the country. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट था वो स्टेट्स के पास था। स्टेट के पास था मतलब ध्यान करो, मैंने फेडरलिज्म में भी बताया है कि हमारे 7 शेड्यूल में क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट बताया था। तो यूनियन लिस्ट में जो चीजें मेंशन है उस पे कौन कानून बनाता है, उस पे इंडियन पार्लियामेंट कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट में जो चीजें मेंशन है उस पे कौन कानून बनाता है, उस पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। तो लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में मेंशन था, मतलब कि इस पे केंद्र सरकार कुछ भी नहीं बोलेगी। मान लो आज मैं देश का प्रधानमंत्री हूं तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा कि पंचायत बनाओ, ये करो, वो करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। सारी स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग लोकल गवर्नमेंट पे काम करे, राजस्थान की सरकार राजस्थान के अकॉर्डिंग काम करे, बिहार की सरकार बिहार के अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो किस में डाल दिया था, वो था स्टेट लिस्ट में। वो किस में था, वो स्टेट लिस्ट में था। साथ ही साथ ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी मतलब पढ़ते हुए आ रहे हो कि यहाँ पे सरकार को काम करना है, नहीं भी किया तो कुछ नहीं होगा, हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का डिफरेंस क्लियर है ना। तो लोकल गवर्नमेंट को सिर्फ डीपीएसपीज में इंक्लूड किया था कि भैया यहाँ पे तुमको काम करना है, किया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो भी कोई इतना ज्यादा लोड नहीं है। It was felt that subject of local government, including panchayat, did not receive adequate importance in the constitution. Do you know why this happened? अब ऐसा लगा कि लोकल गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली आजादी के बाद, ऐसा क्यों, इस पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। A few reasons can be advanced here. Firstly, the turmoil due to partition resulted in the strong unitary inclination in the constitution. यहाँ पे पहली बात क्या है, पहला कि पार्टीशन में हमने ये देखा था, जैसे जो इंडिया का पार्टीशन हुआ, जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में अलग हुए तो इस चीज पर विशेष फोकस किया गया था कि अगर पावर हमने ग्राउंड लेवल पर दे दी तो क्या होगा, तो हम लोग ये देखेंगे कि फिर से डिवीजन होगा और लोग और अलग अलग होने की बात कर देंगे। आज की तारीख में अगर मैं ज्यादा से ज्यादा पावर ग्राउंड लेवल पे दे दूंगा तो क्या पता है ग्राउंड लेवल के लोग भी तो बोल सकते हैं कि हमको देश से अलग होना है। तो पार्टीशन के दौरान नेहरू को यह लगने लगा कि नहीं भैया, हमको स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट रखनी होगी जो कि पूरे देश को होल्ड करके रख सके, हमें पावर ज्यादा ग्राउंड लेवल पर नहीं देनी है। क्लियर, ये वाली चीज समझ में आ गई। नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन एक्सट्रीम लोकलिज्म एज अ थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, ठीक है, वही जो मैंने बताया। दूसरा जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये बोल रहे थे कि ग्राउंड लेवल पे अगर आप पावर गांव पे दे दोगे तो गांव पे ज्यादातर क्या हो रहा था, गांव पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। अगर आप रूरल इंडिया की बात करो, अगर आप बात करो विलेज कम्युनिटीज की, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि विलेज में सबसे ज्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था रेदर अर्बन एरियाज में। तो ये डिस्क्रिमिनेशन के चलते क्या होगा, इंडिया में बहुत ज्यादा डिवीजन हो जाएगा और इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी इसके अगेंस्ट थे। उनको एक तरीके से लोकल लेवल से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो लोकल लेवल पे जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो गांव पे हम जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके अगेंस्ट है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कोई भी लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर रहा था, सबको लग रहा था कि बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेशन जरूरी है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे दी तो डिवीजन हो सकता है, फूट डल सकती है। इसके चलते लोकल गवर्नमेंट को मैंडेटरी नहीं किया था, लोकल गवर्नमेंट को स्टेट के पास छोड़ दिया था, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया था कि जिस स्टेट को लगता है वो स्टेट अपने यहाँ पे पंचायत को स्टैब्लिश करेगा, जिस स्टेट को नहीं लगता है वो अपने यहाँ पे पंचायत स्टैब्लिश नहीं करेगा। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है भैया।
नाउ लोकल गवर्नमेंट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, यहां पे क्या बात हो रही है, local governments got Philip up after the 73rd and 74th Constitution Amendment Act. But even before that, some efforts in the direction of developing local governments bodies had already taken place. देखो वही कि लोकल गवर्नमेंट को वाकई में इंडिया में एक उड़ान कब मिली, इंडिया में लोकल गवर्नमेंट को उड़ान मिली 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये मान लो ये है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसमें लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में रखा, मतलब कि जिसको जिस स्टेट को लोकल गवर्नमेंट पे काम करना है वो लोकल गवर्नमेंट पे काम करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा, ठीक है भैया। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आती है, तो 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत सभी स्टेट के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि उनके स्टेट में लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। समझ गए? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेके आती है कि ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लोकल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने की बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई हो, तो बाद में पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के माध्यम से क्या किया, अमेंडमेंट के माध्यम से इस चीज को मैंडेटरी कर दिया। क्लियर है? तो हम देखते हैं कि 74th और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसने एक तरीके से क्या किया, एक तरीके से उसने गेम चेंज कर दिया इंडिया में लोकल गवर्नमेंट का। लेकिन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो आया 1992-1993 में, ठीक है, 1992-1993 में आए। इससे पहले चीजें कैसे चल रही थी, इसके पहले आपको मैंने बता ही दिया कि हर स्टेट के ऊपर था, स्टेट लिस्ट में चीजें थी, तो हर स्टेट के ऊपर था कि वो अपने स्टेट में लोकल गवर्नमेंट को कैसे स्टैब्लिश करना चाहते हैं। क्लियर है? लेकिन यहां पे क्या होता है, 1952-1953 के दौरान क्या होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक तरीके से इनडायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करना होता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब यहाँ पे एज एन कम्युनिटी, एज एन विलेज हम लोगों को लेते हैं और उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाती है, उनके लिए पॉलिसीज लेके आते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम कैसे होता है वो पता चलता है। तो एक तरीके से जो इंडिया में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए थे 1952 में, वो भी एक तरीके से पहली सीढ़ी थी। अगर आपको मान लो ऊपर चढ़ना है तो ऊपर चढ़ना, यहाँ पे आ गया लोकल गवर्नमेंट। अभी हमारी सरकार को क्या लग रहा है, अभी हमारी सरकार को डर लग रहा है। सरकार को डर क्यों लग रहा है? सरकार को डर लग रहा है कि इनिशियली एकदम से अगर लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी तो हो सकता है कि देश में मतलब जो हमने पार्टीशन के दौरान देखा था वैसी सारी चीजें ना आ जाए, या फिर कास्ट के नाम पे भेदभाव ना होने लग जाए। तो हमको लोकल गवर्नमेंट इंश्योर करनी जरूर है, तो लेकिन हमने पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए, फिर कुछ स्टेट जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र लेके आए, फिर धीरे धीरे करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आ गए। तो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे ना, एकदम से तो सीढ़ी नहीं चढ़ जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो वही इंडिया के केस में हुआ कि हमारा एंड गोल लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचने का था, लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम धीरे धीरे इसमें चीजें लेकर आ रहे थे। क्लियर है? इट इज इन दिस बैकग्राउंड अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट was recommended for the rural areas. Some state like Gujarat, Maharashtra adopted the system of elected local bodies around 1960. They were very much dependent on the state and central government for financial assistance, and many states did not think it was necessary to establish elected local bodies. अब यहाँ पे जब लोकल गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट में डाला तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया 1960 में। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टेट्स बने, लेकिन यहाँ पर भी सक्सेसफुल नहीं रह पाया, और दूसरे स्टेट्स ने भी इसलिए नहीं किया क्योंकि फाइनेंसेस के चलते। जैसे कि अभी हमने फेडरलिज्म वाले उसमें क्या देखा था, फेडरलिज्म में हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ही लेके जो रुपीज हैं, ठीक है, रुपीज को लेते क्या रखता है, रुपीज को लेके यही लोग लड़ते रहते हैं। स्टेट बोलता है कि तुम हमको पैसा नहीं देते हो, ये नहीं करते रहते हो। अब लोकल गवर्नमेंट को जब स्टेट लिस्ट में डाला, अगर लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में है तो लोकल गवर्नमेंट को पैसा कौन देगा, लोकल गवर्नमेंट को स्टेट पैसा देगा। तुमको लगता है स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे देगी? स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे देगी? नहीं देगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल रही है। तो लोकल गवर्नमेंट ऑल्दो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन लोगों ने 1960s में स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे फंड्स की प्रॉब्लम आ रही थी। किसमें? फंड्स की प्रॉब्लम आ रही थी कि सरकार तो बना दी, लेकिन अगर गांव में कुआं भी खुदवाना है तो पैसा लगेगा ना, बिना पैसे के थोड़ी ना काम होगा। सबसे बड़ा रुपया,
वो वाली चीज़ है। तो इनके पास में फंड्स की प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये लोग काम ही नहीं कर पा रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, लोकल गवर्नमेंट पे अगर इलेक्शन भी कंडक्ट करवाना है, तो इलेक्शन भी तो कंडक्ट करवाने के लिए पैसा लगेगा ना, वो पैसा कहाँ से लाओगे, समझ रहे हो। और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा नहीं थी कि वो कहाँ पे यहाँ पे रुपए खर्च करे, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको कोई विशेष रुपए तो दे नहीं रही थी। तो ये हम लोग क्या देख रहे थे, ये हम लोग यहाँ पर एक समस्या देख रहे थे। इसके बाद में इन मैनी इंस्टेंसेस लोकल बॉडीज local bodies were dissolved and the local government handed over the government officers. Many state has indirect election to most local bodies. तो बहुत सारी जगह पे तो क्या हो रहा था, बहुत सारी जगह पे फॉर एन एग्जांपल कि गुजरात में अगर लोकल बॉडीज बना भी दी है, तो ये स्टेट लिस्ट का मैटर है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट इनको डिसॉल्व कर रही थी। स्टेट गवर्नमेंट मान लो आज सरकार बनी है, अच्छा नहीं लग रहा, डिसॉल्व कर दो, ठीक है। और पावर किसको दे दी, फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर, जो आईएएस वगैरह जो वहां के लोग हैं, उनके पास में पावर चली गई। तो फिर बनाने का सेंस ही क्या रहा, और वहां पे बहुत सारी जगह पे क्या हो रहा था, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब लोकल बॉडीज में भी तुम इनडायरेक्ट इलेक्शन रख दोगे, तो फिर भैया लोग पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। द पर्पस वॉज, क्या था पर्पस ऑफ द लोकल बॉडी वॉज, क्या था, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। अब यहां पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन रहेंगे तो पार्टिसिपेटिव थोड़ी ना हो पाएगा। इन मेनी स्टेट इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज वेर पोस्टपोन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और बहुत सारे स्टेट में क्या हुआ कि इलेक्शन साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे थे कि हर 5-5 साल में होना, नहीं, बार बार पोस्टपोन कर दो, बार बार। क्यों, क्योंकि पैसा नहीं है। In 1987, a thorough review of the functioning of the local institution was initiated. In 1989, the Thangathan Committee, P.K. Thangathan Committee, recommended constitutional reorganization of local government body, a constitutional amendment to provide a periodic election to local government institution and enlistment of the appropriate function to them along with funds was recommended. तो यहाँ पे पी थंगटन कमेटी ने क्या किया, 1989 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड को रिकमेंड किया। उन्होंने केंद्र सरकार से बोला भैया कि इस हिसाब से तुमने स्टेट के भरोसे छोड़ा, तब तो तुम्हारा बेड़ा गर हो गया, तो स्टेट के हिसाब से मत छोड़ो। क्या काम होना चाहिए, आप संविधान में अमेंडमेंट करो, और स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दोगे और अगर उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से हटा के क्या कर दोगे, एक तरीके से आप उसको एक कानून ही बना दोगे, तो सबको मानना पड़ेगा। डीपीएसपी में अगर कोई चीज लिखी है और अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानती है तो अपन उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर पार्लियामेंट लॉ ही बना दे, अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दे कि ये मैंडेटरी है सबको लोकल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना, तो स्टेट गवर्नमेंट को करना ही करना पड़ेगा। ये पीके थंगतन कमेटी ने बोला था। अब इसके पहले और भी बहुत सारी कमेटी आई थी, लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना ही यहां पर समझना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके बात हुई, जिसमें की बात हुई कि पीरियोडिक इलेक्शन होने चाहिए, फंड्स की प्रॉपर बात कर लो कि फंड्स वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सो इन 1989 सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। These amendment aimed at strengthening local government and ensuring elements of uniformity in the structure and functioning across the country. तो 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करने के लिए सोचा क्या कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आएंगे, और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या होगा कि सभी लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, गुजरात का लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम अलग होगा, राजस्थान का लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम अलग चल रहा था, मध्य प्रदेश का लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम अलग चल रहा था। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये होगा कि पूरे देश में लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम पूरा का पूरा एक जैसे हो जाएगा, ठीक है। पूरे देश में लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम पूरा का पूरा एक जैसा यहां पर हो जाएगा। ये सोच के संविधान में अमेंडमेंट किया गया। अब अमेंडमेंट किया गया 1989 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करने के लिए सोचा, ठीक है। 1992 में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट को पास किया और 1993 में ये अमेंडमेंट इंप्लीमेंट हुआ। 1993 में ये अमेंडमेंट इंप्लीमेंट हुआ। तो आपको बहुत सारे ईयर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप ये कर सकते हो, सिर्फ 2 ईयर ध्यान रख लो कि 1992 पार्लियामेंट हैज पास द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इन 1993 द Parliament or the executive has implemented the amendment. The executive has implemented the amendment. Implemented मतलब कि यहाँ पे भैया पार्लियामेंट ने बोल दिया कि क्या लोकल गवर्नमेंट होगी, ऐसा होगी। तो ऐसा थोड़ा ना आज पार्लियामेंट ने बोला और कल हो जाएगी। पूरा इंप्लीमेंट करते करते, चुनाव करवाते करवाते पूरा 1 साल का समय तो देना पड़ेगा ना। तो हम क्या बात करते हैं, इसलिए ये 1993 बोला जाता है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंप्लीमेंटेशन 1993 में थ्रू आउट दी कंट्री एक साथ में हुआ था।
क्लियर है, समझ गए। इसलिए ये ईयर में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने अभी बता दिया। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो बात करता है पंचायत के बारे में, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो बात करता है पंचायत के बारे में, और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है नगर पालिका मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज फॉर पंचायत एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज फॉर नगर पंचायत, नगर पालिका। क्लियर है, समझ गए हो? ठीक, मैं जो चीज जहां जो रीड करनी है वो मैं कर रहा हूं, यहां पे तुमको क्लैरिटी आ गई है, एक बार इसे रीड कर लो, गो थ्रू कर लो। मैं इसलिए बार बार थोड़ा सा स्लाइड से हट रहा हूं सो दैट आप रीड कर लो। चीजें अगर इजी है तो उसको मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूं। अननेसेसरी स्ट्रेच करने से क्या होगा, कॉम्प्लिकेट होगा। अच्छे से पढ़ रहे हो ना, समझ में आ रहा है, वो काफी है। क्लियर? Now we have noticed earlier that the local government is a state subject. States are free to make their own laws on this subject, but once the constitution was amended, the state has to change their laws about the local bodies in order to bring conformity with the amended constitution. They were given 1 year time for making necessary changes in respective state laws in light of these amendment. वही कि पहले लोकल गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट था, अब पार्लियामेंट ने 1992 में क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। तो पार्लियामेंट ने पूरा 1 साल का समय दिया था कि 1993 तक क्या करो, 1993 तक इसको सभी स्टेट को अपने स्टेट में लोकल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना ही होगा और 1 साल के अंदर अंदर चुनाव करवा दो। तो 1993 तक का समय दिया गया था इसके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। और अब आज की तारीख में जो लोकल गवर्नमेंट का जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो वो पूरे देश में एक जैसा है, एक पूरे देश में हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, पहले हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती थी। क्लियर? ठीक है भैया। अब अपन यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को जरा बहुत ध्यान से समझते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किसके बारे में बात कर रहा है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बात कर रहा है गांव में पंचायत जो होती है, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा अपन समझते हैं कि 3 टियर सिस्टम लेके आया गया था। कौन सा? 3 टियर सिस्टम लेके आया गया था। एक चीज आपको ध्यान से समझना है, 3 टियर सिस्टम आप कुछ इस हिसाब से समझो। एक 3 टियर सिस्टम क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दूसरे हो गई स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी हो गई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक तो 1 2 3 टियर सिस्टम ये हो गया। अब विद इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी 3 टियर सिस्टम लेके आया गया। विद इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी क्या हुआ, विद इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी 3 टियर सिस्टम लेके आया गया। अब अपन जरा उसे समझते हैं। क्लियर? All states have a uniform 3-tier Panchayati Raj system. At base, it is a Gram Panchayat. A Gram Panchayat covers a village or a group of villages. The intermediate level is Mandal and Taluk. These body called Mandal or Taluk Panchayat. The intermediary body need to be constituted in smaller state, and at the apex, it is a Jilla Panchayat. ठीक भैया, यहाँ पे अब सबसे पहले क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं अब अच्छे से लिख दूं तो आपको क्या होगा, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ क्या है, एक तरफ हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि जिला पंचायत, जिला पंचायत या जिला परिषद कह दो। ठीक है, जिला पंचायत हो गया। फिर यहां पे हमने क्या देखा, मंडल स्लैश ब्लॉक स्लैश तालुक स्लैश ग्राम पंचायत नीचे। ठीक है, तो यहां पे भी हमने क्या देखा, लोकल लेवल पर भी हमने 3 लेवल में पावर डिवाइडेड देखी। सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, उसके बाद में मंडल, ब्लॉक या तालुक बोल दो। ये तीनों शब्द एक जैसे, हम इसे मंडल भी बोल देते हैं, ब्लॉक भी बोलते हैं, तो तालुक भी बोल सकते हैं। और सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर जिला पंचायत। अब जो छोटे छोटे स्टेट्स है, जैसे गोवा हो गया, सिक्किम, जो छोटे छोटे स्टेट्स है, वहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वहां पे अगर ये इंटरमीडिएटरी लेवल नहीं भी है, अगर ये बीच वाला लेवल नहीं भी है तो भी चलेगा। वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ जिला पंचायत और ग्राम पंचायत ये 2 ही टियर चल रहे हैं। लेकिन जो स्टेट्स बड़े बड़े हैं, जैसे कि जिसकी की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम 3 टियर सिस्टम देख रहे हैं पंचायत लेवल पर भी। क्लियर? समझ में आया? ये वाली चीज आपको क्लियर हुई? ठीक भैया, पेपर में ऐसा ही पूरा का पूरा क्या करना है, पेपर में ऐसा का ऐसा ही हमें पूरा का पूरा हमें फ्लो चार्ट बनाकर आना है।
द ग्राम सभा would comprise of all adult member registered as a voter in the panchayat area. Its role and functions are decided by the state legislature. देखो बेसिकली हो क्या रहा है, जरा ध्यान से समझते अपन, थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्लैरिटी लग जाएगी। ग्राम पंचायत लेवल पे क्या हो रहा है, ग्राम पंचायत में ये एक गांव है, ठीक है, एक गांव या दो तीन छोटे छोटे गांव मिलके, एक गांव या दो तीन छोटे छोटे गांव मिलके क्या होता है, एक गांव या दो तीन छोटे छोटे गांव मिलके ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत पे क्या होता है कि अगर मान लो जैसे हम अगर एक गांव की भी बात करें तो यहाँ पे मान लो एक जो गांव है उसको अलग अलग वार्ड्स में बांट दिया जाता है। उसको क्या करते हैं, उसको अलग अलग वार्ड्स में बांट देते हैं और इन वार्ड से जो इलेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम पंच बोल देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पंच बोल देते हैं। और इन्हीं पंच में से फिर ये जो पंच रहते हैं, ये जो वार्ड से जो इलेक्ट होते हैं, ये लोग किसी एक को सरपंच चुन लेते हैं, ठीक है। इन्हीं पंच में से एक कौन बन जाता है, इसमें से बन जाता है सरपंच, ठीक है भैया। जो जिला पंचायत है, अब जिला पंचायत क्या है, जिला पंचायत पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत है उन सबका एक तरीके से हेड समझ लो। मान लो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट है, या मान लो एक छोटे से कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लूं, हरदा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो हरदा डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी ग्राम पंचायत है, ये मान लो हरदा डिस्ट्रिक्ट है, तो हरदा डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी ग्राम पंचायत है इन सब का हेड एक तरीके से जो है वो यहाँ पे जिला पंचायत, मतलब हेड इन द सेंस इन सभी का ऊपर का लेवल जो है वो है जिला पंचायत। समझ गए हो, क्लियर है, ठीक। तो ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत में एक विलेज को अलग अलग वार्ड में बांट देते हैं, हम अपने वार्ड के किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं एंड देन उसी में से कोई सरपंच बन जाता है। क्लियर, ये वाली चीज भी क्लियर हो गई है, ठीक। अब इन तीनों जगह पे क्या हो रहा है, इन तीनों जगह पे डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। अब तुम सोचोगे कि सर कहीं डायरेक्ट लिखा है कहीं इनडायरेक्ट लिखा है, उसको भी समझते हैं। उसको समझने के लिए यह है कि इनके जितने भी मेंबर्स हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। मान लो मंडल और ब्लॉक और तालुक लेवल पे इनके जो मेंबर्स रहेंगे उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, लेकिन इनका जो चेयरपर्सन है उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन है। वैसे जिला पंचायत पे भी जो इनके मेंबर्स होते हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन जो इसका चेयरपर्सन है उसका क्या है, उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्लियर। ग्राम पंचायत में एक रूल चलता है कि एक ग्राम सभा किसको बोलते हैं, कि जो भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं, मतलब जो भी लोग भी वोट डाल रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो गए, वो सारे के सारे ग्राम पंचायत के मेंबर्स हो गए हैं। ये लोग साल में एक बार मिलते हैं, ग्राम सभा के मेंबर हो गए, ये लोग साल में एक बार मिलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं और इस हिसाब से चीजें आगे बढ़ती है। सो ऑल द एलिजिबल वोटर्स आर द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। क्लियर, समझ में आ गया आपको, ठीक। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि पंचायती राज सिस्टम या 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने 3 टियर सिस्टम लेके आया। सबसे नीचे रहता है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर है मंडल, ब्लॉक, तालुक, सबसे ऊपर है जिला पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत में क्या होता है कि एक गांव को अलग अलग वार्ड में बांट देते हैं, हम लोग अपने पंच को चुनते हैं, देन उसी में से कोई सरपंच बन जाता है, ठीक। अब ये जो मंडल ब्लॉक या तालुक, जो हमने बीच वाला जो लेवल देखा है, ये जो छोटे छोटे स्टेट है उसमें ये वाला सिस्टम नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट जिला पंचायत होता है। लेकिन जो बड़े बड़े स्टेट है जिसमें कि क्या है, जिसमें कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जिसमें कि पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे मंडल, ब्लॉक और तालुक में रखा जाता है। जो जिला पंचायत है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी पंचायत है उन सबको होल्ड कर रहा है जिला पंचायत। क्लियर, समझ में आ गया। और मंडल और ब्लॉक क्या है कि मान लो इतना बड़ा स्टेट है, ठीक है, इसमें इतनी सारी पंचायत है, तो ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, समझ गए हो, ये एक ब्लॉक हो गया और सबसे ऊपर हो गया जिला पंचायत। समझ गए। तो पंचायत क्या, ये हो गया ग्राम पंचायत, ये हो गया एक तालुक और ये हो गया पूरा जिला पंचायत, ठीक। अब इनके जो भी मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे भी जो मेंबर्स हैं, यहाँ पे भी जो मेंबर्स हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन जो इनके चेयरपर्सन है, जो इनके अध्यक्ष हैं, उन सबका क्या हो रहा है, उन सबका इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो जो आपकी जो किताब लिखी है, किताब में एनसीईआरटी में जो लिखा है कि यहाँ पे भी डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे भी डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है, तो बहुत सारी जगह पे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी लिखा रहता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन मतलब यह है कि इनके जो मेंबर्स जो चुने जाएंगे वो क्या होंगे, वो डायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे और इनके जो अध्यक्ष, जो इनके हेड रहते हैं, वो इनडायरेक्टली रहते हैं। क्लियर। अब तुम यहां पे समझ गए हो ये वाला सिस्टम कहां पे आया है, ये वाला सिस्टम
इंडिया में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यह सिस्टम आया है। क्लियर? ठीक है भैया। At all three levels of Panchayati Raj institutions, election are held directly by the people. The term of Panchayat body is of 5 years. If a state government dissolves Panchayat before the end of 5-year term, fresh election must be held within 6 months of dissolution. This is an important provision, ensure that existence of elected लोकल बॉडीज। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी पंचायत को डिसॉल्व कर दिया है तो विद इन 6 महीने वहां पे इलेक्शन हो जाना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल कि आज अगर मैं मान लेता हूं कि आज अगर 1 फरवरी को क्या किया, 1 फरवरी को डिसॉल्व कर दिया पंचायत को, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से पहले या जुलाई तक यहाँ पे क्या होना चाहिए, जुलाई तक यहाँ पे इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है, समझ गए हो? क्लियर हो गया? मतलब 1 अगस्त से पहले तुम इलेक्शन कंडक्ट करवा दो, और अगर और स्पेसिफिक कहूं कि 1 अगस्त से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। क्लियर है? 1 अगस्त से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए कि अगर डिसॉल्व हो गई है, अगर किसी पंचायत को स्टेट गवर्नमेंट ने डिसॉल्व कर दिया है तो विद इन 6 मंथ्स क्या होना चाहिए, विद इन 6 मंथ रिजर्वेशन हो जाने चाहिए। अच्छा, 1/3 ऑफ पोजीशन ऑफ ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 जो पंचायत है, 1/3 जो पंचायत की जो सीट्स है वो विमेन के लिए रिजर्व रहती है। और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको विमेन का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमको विमेन का रिजर्वेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, हमको पंचायत लेवल पे देखने को मिलता है, और इससे हमें विमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। मान लो जैसे कि 100 सीट्स हैं तो 100 में से 33 सीट्स किसको जा रही है, 100 में से 33 सीट्स विमेन के पास जानी है, मतलब जानी है। विमेन के रिजर्वेशन के बाद में रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड एट ऑल द 3 लेवल्स। यहाँ पे हमको सारे के सारे 3 लेवल पे हमें विमेन को भी रिजर्वेशन है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्वेशन अपने को देखने को मिलता है इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अगर स्टेट को लगता है तो स्टेट ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे सकती है, वो स्टेट के ऊपर है कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है। It is important to note that these reservation applied not merely to ordinary members in panchayat but also to the position of chairperson और अध्यक्ष at all the 3 levels। और यहाँ पे आपको जो रिजर्वेशन की बात बताई है वो रिजर्वेशन सिर्फ मेंबर्स के लिए नहीं होता है, अध्यक्ष के लिए भी होता है। तो जैसे कहीं कहीं पे अध्यक्ष आप देखते हो विमेन है तो वो विमेन के लिए सीट रिजर्व्ड है। तो रिजर्वेशन सिर्फ किसके लिए, रिजर्वेशन सिर्फ मेंबर के लिए नहीं, जो अध्यक्ष और जो चेयरपर्सन वाली सीट्स भी है, चाहे वो हम लोग देखते हैं जिला पंचायत में देख लो, चाहे ब्लॉक लेवल पे देख लो, तो वहां पे भी 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व रखी जाती है। क्लियर? Further, reservation of 1/3 seat of women is not merely in the general category of seat but also within the seat reserved for scheduled caste and scheduled tribe। तो यहाँ पे जो 1/3 सीट जो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी नहीं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो एसटी और एससी की वुमेन के लिए भी 1/3 सीट्स, उनकी जो सीट रिजर्व्ड है उसमें भी वुमेन को रिजर्वेशन है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम रिजर्वेशन वुमेन को भी मिल रहा है। ठीक है, तो हमको कई बार सरपंच, दलित वुमेन, आदिवासी वुमेन ये देखने को मिलता है, और इसका पर्पस यही था कि कहीं ना कहीं हम ये चाहते थे कि विमेन का क्या हो, विमेन का हमें पार्टिसिपेशन दिखे। कहां पार्टिसिपेशन दिखे? एटलीस्ट पॉलिटिक्स में। क्लियर? 29 सब्जेक्ट्स वेर अर्लियर इन द स्टेट लिस्ट, 29 सब्जेक्ट which were earlier in the state list of subject are identified and listed in the 11th schedule of the constitution. These subjects are to be transferred to the Panchayati Raj institution. These subjects were mostly linked to the development and welfare of the people. The actual transfer of the function depends upon the state legislation. Each state decide how many of these 29 subjects will be transferred to the local body. अच्छा ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बात कर रहा है लोकल बॉडीज की, लोकल बॉडीज की बात कर रहा है। और यहां पे एक और शेड्यूल आया था 11th शेड्यूल। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक 11th शेड्यूल भी आया, मतलब कि जब पार्लियामेंट में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया तो वो लोकल बॉडीज के लिए आया था कि गांव पे क्या होगा, गांव पे क्या होगा, गांव पे हम पंचायत देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 11th शेड्यूल लेके आया। अब 11th शेड्यूल क्या है भैया? 11th शेड्यूल में वो सारी चीजें मेंशन है जो कि पंचायत को करनी है। फॉर एन एग्जांपल यहां पे लिखा है वो
ये जो सारी चीजें लिखी 11 शेड्यूल, एग्रीकल्चर पे पंचायत काम कर सकती है, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशीट डेवलपमेंट पे पंचायत काम कर सकती है, ड्रिंकिंग वाटर पे पंचायत काम कर सकती है, गांव में बिजली पे पंचायत काम कर सकती है। तो 11 शेड्यूल में ये जो सारी की सारी चीजें लिखी है, ये वो सारी चीजें हैं जिसपे कि पंचायत काम कर सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी तो। अगर स्टेट गवर्नमेंट बोल देगी कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर पे तुम कर लो, तो वो कर सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि ड्रिंकिंग वाटर पे तुम कर लो, तो वो कर सकती है। तो यहां पे कुछ उनके काम लिखे हैं जो कि पंचायत कर सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको आदेश दे तो। क्लियर? ये वाली चीज समझ में आई? तो यहाँ पे क्या चीज मेंशन थी? यहाँ पे जो चीजें मेंशन है वो यही है कि 29 सब्जेक्ट्स विच वेर इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आर आइडेंटिफाइड एंड लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. These subjects are to be transferred to Panchayati Raj institution. These subjects were mostly linked to development and welfare of the function at the local level. The actual transfer of these functions depends upon the state legislation. Each state decide how many of these 29 subjects would be transferred to the local body. तो पहले ये जो सब्जेक्ट जो थे, ये सब्जेक्ट यूजली स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में था पंचायत, है ना, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने इन 11 शेड्यूल में ये 29 चीजें मेंशन कर दी है। अब इन 29 चीजों में कौन कौन सी चीज स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि पंचायत देखे, वो स्टेट गवर्नमेंट को कानून बना के उनको बताना होगा कि भैया तुम इस पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो पंचायत किस पे काम करेगी, किस पे काम नहीं करेगी, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रही है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, विधानसभा ये चीज डिसाइड कर रही है। क्लियर है? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ 73rd अमेंडमेंट वेर नॉट एप्लीकेबल टू द एरियाज इनहेबिटेड by the Adivasi population in many areas of India. In 1996, a separate act was passed exceeding the provision of panchayat system to those area. अब क्या हुआ है कि बहुत सारी जगह पे आदिवासी और ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं, वहां पे पंचायती राज सिस्टम एज इट इज लागू नहीं होता है। ठीक है, और उसके चलते क्या हुआ, उसके चलते पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आई। कौन सा एक्ट लेके आई? जिसे कि हम बोलते हैं पेसा एक्ट। कौन सा एक्ट बोलते हैं? पेसा एक्ट, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट। पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट ये कब आया? ये आया 1996 में। ठीक है, many Adivasi communities have their traditional custom of managing common resources such as forest and small water reservoirs, etc. Therefore, new act protects the right of these community to manage resources in a way acceptable to them. For this purpose, more powers are given to the Gram Sabha and the elected village panchayats have to get consent of Gram Sabha in many respect. तो यहाँ पे जब पेसा एक्ट आया तो पेसा एक्ट जो नॉर्मल जैसे पंचायत चल रहा है एकदम वैसे नहीं चलता, थोड़ा सा अलग चलता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आदिवासी और ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं, इनका अपना तरीका रहता है सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ज्यादा पावर ग्राम सभा के पास में दी है। तो नॉर्मली मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ एरियाज देश में आइडेंटिफाइड है जहां पे कि क्या हुआ, जहां पे कि पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं हुआ। फिर इसको 1996 में पेसा एक्ट के माध्यम से लागू किया गया। अब जब लागू किया गया तो जैसे नॉर्मल पंचायत जो काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट वे में यहाँ पे पंचायत काम करते हैं। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। थोड़ा सा डिफरेंट वे में यहाँ पे पंचायत काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल और आदिवासी पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें इनके लोकल ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, साथ ही साथ में लोकल ट्रेडिशन के साथ में हमें मॉडर्न सिस्टम भी तो लाना है, इलेक्शन, डेमोक्रेसी। अब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको नहीं पता है, उनको इतनी सारी चीजें नहीं पता है, वो इतने अवेयर नहीं है। तो एट द सेम टाइम हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि चीजें हमारे ऊपर थोप दी है, उनके मन में ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। तो इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो लेके आए लेकिन हमने पावर उन्हीं के पास ज्यादा छोड़ दी। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोकल ट्रेडिशंस है, उनके जो लोकल कस्टम्स है वो एज इट इज प्रेजेंट रहे। तो हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम जो हमारे कंट्री में जो स्पिरिट ऑफ द डाइवर्सिटी हम चाह रहे हैं कि वो एज इट इज मेंटेन रहे। क्लियर? आई थिंक आपको यहां पर ये बात समझ में आ गई। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन, इस पॉइंट में बेसिकली आपको क्या समझना है, इस पॉइंट में आपको बेसिकली ये समझना है कि पंचायत के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है। तो पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। चीफ मिनिस्टर, विधानसभा के इलेक्शन कौन
कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, विधानसभा के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? ये बार बार आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा जाएगा। विधानसभा के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। इसको हमेशा ध्यान रखना। और एग्जाम MCQ में कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछते हैं कॉम्पिटिटिव में कि विधानसभा के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्टेट इलेक्शन कमीशन टिक करके आ जाते हैं, जबकि वो आंसर गलत होगा। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर? तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास में ये पावर रहती है कि वो हर 5 साल में क्या करे, हर 5 साल में उस राज्य में क्या करे, इलेक्शन कंडक्ट करवाए पंचायत और लोकल बॉडीज के। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट हम हर 5 साल में एक बार क्या अपॉइंट करती है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता है कि किस हिसाब से पैसे से रिलेटेड जो रेवेन्यू है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किस किस के बीच में? स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, लोकल बॉडीज के बीच में। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट होता है। ये देखता है कि जो पावर, जो एक तरीके से जो रेवेन्यू का जो पावर जो शेयर हो रहा है स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच में, वो कैसा है, रिपोर्ट अपनी दे देता है कैसे शेयर होना चाहिए। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम रहता है कि वो क्या करे, वो इलेक्शन कंडक्ट करवाए। क्लियर? तो ये एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, नाउ 74th अमेंडमेंट। द 74th अमेंडमेंट डील विद द अर्बन लोकल बॉडीज और नगर पालिका। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज और नगर पालिका से 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डील करता है। वहीं 73rd हम अभी विलेजेस का पढ़ के आ ही गए हैं। अब कोई भी अर्बन एरिया, व्हाट इज एन अर्बन एरिया अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोल दोगे मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर। तो ये सारी जगह तो आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेकिन कई बार बहुत छोटे छोटे एरिया भी रहते हैं जिसको कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते? कि ये गांव है या शहर है। एकदम जो ट्रांजिशन वाले रहते हैं हम उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे कि वेदर इट इज अ विलेज और इट इज एन अर्बन एरिया। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? उसके लिए क्राइटेरिया है द सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइन अर्बन एरियाज एज हैविंग। अर्बन एरिया को सेंसस ऑफ इंडिया कैसे डिफाइन करता है? ठीक है, मतलब भारत सरकार कैसे डिफाइन कर रही है, एक तरीके से समझो कि मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए उस एरिया में। एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। 75% जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर, दुकान हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते हो। अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, आप ये मान के चलो कि 1-1.5 किलोमीटर में हम क्या देख रहे हैं कि 400 लोग रह रहे हो, पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी रहे कि वहां पे एटलीस्ट 400 लोग रह रहे हो। As per the 2011 census, 31% of India's population live in urban areas. अब आप आगे के सेंसस में देखोगे, ठीक है, हर 10-10 साल में होना, कोविड की वजह से डिले हुआ है। ठीक, आप आगे के देखोगे तो यहाँ पे ये जो परसेंट है, ये परसेंट हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। और आज की तारीख में हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है और गांव से पॉपुलेशन कम हो रही है। ये ट्रेंड हमारी कंट्री में सेट हो चुका है। ठीक है, in many ways the 74th amendment is a repetitive of 73rd amendment except it applies to the urban area। सारी की सारी चीजें 73rd और 74th की सेम है, बस ये है कि 73rd गांव में लग रहा है, ये शहरों में लग रहा है। लेकिन जैसे कि हमने 73rd में क्या पढ़ा, ग्राम पंचायत पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में हमने सेकेंड लेवल इंटरमीडिएटरी लेवल क्या था, ब्लॉक और तालुक, और सबसे ऊपर जिला पंचायत। तो यहाँ पे हमने 3 टियर सिस्टम पढ़ा है 73rd में। तो वैसे 74th में 3 तरह की बॉडीज होती है। एक होती है नगर पालिका, नगर पालिका मतलब छोटा शहर है। एक है उसके ऊपर म्यूनिसिपल काउंसिल जो कि ठीक ठाक वाला शहर है, और सबसे ऊपर है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे, जैसे बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, तो ये हो गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल काउंसिल कहाँ पे लगती है, जो कि ना ज्यादा मुंबई जैसा और ना ही बहुत छोटे जैसा, मतलब ना ही बहुत छोटा शहर है, कोई बीच ट्रांजिशन वाला। और सबसे छोटे जो छोटे छोटे शहर रहते हैं उसमें क्या होता है, नगर पालिका आप देखते हो, तो वहां पे आप क्या देखते हो, वहां नगर पालिका। तो यहाँ पे ये 3 हिस्सों में है, शहर की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना बड़ा शहर है उस हिसाब से इनको बांटा जाता है।
क्लियर। बाकी की बाकी सारी चीजें सेम है, जैसे कि 73rd में होता था कि रिजर्वेशन है यहाँ पे विमेन का, ST SCs का रिजर्वेशन है, यहाँ पे भी फाइनेंस कमीशन सेट होता है, यहाँ पे भी इलेक्शन कौन कंडक्ट करवा रहा है, यहाँ पे भी इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन। और अर्बन बॉडीज कौन कौन से काम कर सकती है, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वहां की विधानसभा लेजिस्लेशन के थ्रू बताएगी कि अर्बन बॉडीज कौन कौन से काम कर सकती है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है भैया, तो ये बाकी की सारी चीजें सेम है। ये वाली स्लाइड मैंने आपको बताई दी थी कि ये 29 काम है जो कि बताए गए हैं कि ये 29 कामों को स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। किसको दे सकती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ये ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 11 शेड्यूल में जो चीजें लिखी है वो ट्रांसफर की जाती है किसको? 11 शेड्यूल में जो चीजें मेंशन है 29, उन 29 चीज को अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, मतलब विधानसभा चाहे, स्टेट लेजिस्लेचर चाहे, तो ये पावर किसको दे सकते हैं? वो पंचायत को दे सकते हैं। वैसे ही ये 11 शेड्यूल में, वैसे ही 12th शेड्यूल में जो चीजें लिखी है, 12th शेड्यूल में चीजें लिखी है अर्बन बॉडीज की, ठीक है। और 11th शेड्यूल में चीजें लिखी है रूरल बॉडीज की। तो गांव में पंचायत कौन कौन से काम कर सकती है, 29 काम वैसे लिखे, उनमें से डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर, डिसाइड करेगा कि कौन कौन से काम देना है। वैसे ही 12th शेड्यूल में भी एक पूरी की पूरी लिस्ट है, उसमें डिसाइड कौन करेगा? अगेन स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि जितनी भी चीजें लिखी हुई है उसमें से कितनी चीजें हम अर्बन लोकल बॉडीज को देंगे, कितना काम वो करेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली अर्बन लोकल बॉडीज और हम लोग पंचायत, इनमें अगर हम लोग देखें तो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस किस मुद्दे पर काम कर सकती है। गांव वाली, पंचायत वाली चीजें 11th शेड्यूल में लिखी है, शहरे वाली चीजें 12th शेड्यूल में लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन के। क्लियर है? ठीक भैया। नाउ इंप्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हम यहां पे क्या देख रहे हैं? हम यहां पे देख रहे हैं कि इनके इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या समस्या गई। The 73rd and 74th Amendment have created uniformity in the structure of Panchayati Raj and Nagarpalika institution across the country. अच्छी बात है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी बन गई है कि सभी जगह अर्बन लोकल बॉडीज भी एक तरीके से काम कर रही है, पंचायत भी एक तरीके से काम कर रही है। साथ ही साथ ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, इससे क्या हुआ? इससे पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है गवर्नमेंट में, हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन जो है, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन ने क्या किया है? एक तरीके से हम ये देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन्स आ रही है लोकल बॉडीज में, और वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या बढ़ रहा है? वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है पॉलिटिक्स में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वुमेन हैव गेन मोर पावर एंड कॉन्फिडेंस बाय असर्टिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, मतलब वो तय कर रही है कि क्या करना है, भले एक पंचायत लेवल पे, लेकिन अगर वो महिला सरपंच है या अगर हम लोग बात करें कि महिला नगर पालिका अध्यक्ष है, तो वो एक तरीके से क्या कर रही है? वो एक तरीके से तय कर रही है कि क्या क्या होना है, ठीक। इसके बाद में इन मेनी केसेस दे हैव बॉट अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड ग्रेटर सेंसिटिविटी टू डिस्कशन एट लोकल बॉडीज। वुमेन आई है तो एक अलग तरीके से चीजें डील कर रही है, सेंसिटिविटी आई है, विमेन्स के मुद्दे और अच्छे से यहां पर आए हैं। क्लियर? इसके साथ साथ में हमने क्या देखा? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है, तो इनका भी पार्टिसिपेशन हमें बहुत अच्छे से देखने को मिला है। एज ए इंडियन पॉपुलेशन हैज 16.2% ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड 8.2% ऑफ शेड्यूल ट्राइब। About 6.6 lakh elected members in urban and local bodies are from these two community, मतलब 6.5 लाख के आसपास जो लोग हैं वो या तो STs या SCs हैं, तो इनका रिप्रेजेंटेशन हमें इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है? सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग अपने अपने मुद्दे लेके आ रहे हैं, अपने अपने इशू लेके आ रहे हैं, और पीपल पार्टिसिपेशन के थ्रू चीजें यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से हो जा रही है, ठीक है। वही कि यहाँ पे 29 सब्जेक्ट लोकल गवर्नमेंट को असाइन कर दिए गए हैं, सारी की सारी चीजें। द एक्सपीरियंस विद द फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द पास्ट हैज शोन दैट लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया हैज एंजॉयड लिमिटेड ऑटोनॉमी टू परफॉर्म द फंक्शंस अगेंस्ट टू देम। लेकिन जिस एस्पिरेशन के साथ में जितनी सारी चीजें हम देख रहे थे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जितना मैं तुमको समझा रहा हूं उतना ग्राउंड लेवल पे काम होता नहीं है, ठीक है। बहुत सारी हमारी चीजें ऐसी रही है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है कि सिर्फ किताब में दिख रही है लेकिन हो नहीं रहा। एक एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि विमेन सरपंच है ना, विमेन सरपंच की मैंने बात की, तो एक कॉन्सेप्ट चलता है, क्या कॉन्सेप्ट चलता है? सरपंचपति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सरपंच तो विमेन है, लेकिन वो विमेन क्या काम करेगी, क्या काम नहीं करेगी, ये उसका पति डिसाइड करता है, वो बताता है ये करना ये नहीं करना। तो
साइन विमेन के लग रहे हैं, लेकिन काम उसका पति कर रहा है, सारी की सारी पावर उसके पति के पास में। तो एक ये समस्या अपने को देखने को मिल रही है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी है। उसके बाद में हमने लोकल बॉडीज को हमने बता तो दिया कि 29 जो आइटम्स लिखे हुए हैं ये स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर लोकल बॉडीज को पास कर देगा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर पास ही नहीं करता है। स्टेट लेजिस्लेचर ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स अपने पास में रखता है, तो इनके पास में अपने को क्या है, इनके पास में अपने को पावर देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद में इनके पास पैसा नहीं होता, बहुत कम फंड होता है। चलो जो बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, बड़े बड़े जो हैं, उनके पास तो क्या है, बड़ी बड़ी नगर पंचायत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनके पास तो पैसा है, जैसे मुंबई वगैरह में टैक्स के माध्यम से पैसा है, एडवर्टीजमेंट जो होर्डिंग्स देखते हो उसका पैसा उन लोगों के पास में जाता है। लेकिन पंचायत के पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं आता है और उनकी हमेशा डिपेंडेंस बनी रहती है, लोकल बॉडीज की हमेशा डिपेंडेंस बनी रहती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ठीक, तो उनके पास में जो टोटल जो रेवेन्यू, जैसे स्टेट के पास में कितनी जो टोटल जो रेवेन्यू उनके पास में रहती है वो रहती है 0.2.4% of revenues collected on the account of 4% of total expenditure made by the government। तो उनकी रेवेन्यू जो वो कलेक्ट कर रहे हैं और जितना वो खर्च कर रहे हैं उनमें एक बहुत गैप देखने को मिलता है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते। मान लो अगर वो खर्च कर रहे हैं 100 रुपए, मान लो कोई पंचायत 100 रुपए खर्च कर रही है, तो उनकी रेवेन्यू ही मात्र 25 रुपए अपने को देखने को मिलेगी। जस्ट एन एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो ये समस्या हमें देखने को मिली। तो जब तक पैसा नहीं होगा तब तक क्या होगा, तब तक अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। और जब तक आप इन्हें पावर नहीं दोगे तब तक और सिर्फ किताब में लिखी रह जाएंगी, सिर्फ इलेक्शन होगा लेकिन अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बोलीविया का एक एग्जांपल। ठीक है, बोलीविया में क्या हुआ है, एनसीईआरटी में दिया गया। बोलीविया एक कंट्री है साउथ अमेरिका में। अगर आप साउथ अमेरिका को बहुत ध्यान से देखोगे तो अगर ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, अगर ये साउथ अमेरिका है, जस्ट अ सेकेंड, अगर ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिका है तो यहाँ पे बोलीविया एक छोटी सी कंट्री ब्राजील से लगा हुआ। ठीक है, तो लेटिन अमेरिका में आ जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, 1994 में क्या होता है, 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ आता है। कहाँ पे आता है, बोलीविया में। बोलीविया में इन 1994 अ पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ हैज डिसेंट्रलाइज्ड द पावर टू द लोकल लेवल, allowing the popular elections of the mayor, dividing the country into municipalities and drafting a system of automatic fiscal transfer to new municipalities. Bolivia is divided into 340 municipal governments. These government in Bolivia are headed popularly elected mayors, ठीक है, या फिर an municipal council। ठीक है भैया, अब आप बोलोगे सर आपने क्या पढ़ दिया, आपने छोड़ छोड़ के पढ़ा। ठीक, अब मैं बताता हूं मैंने क्या पढ़ा। बोलीविया, आपको पता है बोलीविया कहाँ है, बोलीविया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट अगर आप देखोगे तो वहां पे है, ब्राजील से लगा हुआ है, लेटिन अमेरिका में आता है। बोलीविया छोटी सी कंट्री है। अब बोलीविया में क्या हुआ भैया, बोलीविया में 1994 में क्या हुआ, 1994 में कानून आया। वो कानून का नाम क्या है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ। ठीक, पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ ने क्या कर दिया, पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज कर दिया मतलब ज्यादातर जो पावर है वो किसके पास दे दी, वो पावर दे दी गई, वो पावर दे दी गई मतलब ग्राउंड लेवल पर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। ठीक है, अब बोलीविया को 347 म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स में बांट दिया, मतलब एंटायर बोलीविया को, ये जैसे मान लो इतनी बड़ी बोलीविया है तो इसको 314 उसमें कर दिया, 314 म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स में बांट दिया। तो अगर 314 म्यूनिसिपल गवर्नमेंट में बांट दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, और डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं तो 314 म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के 314 मेयर्स रहेंगे। तो यहाँ पे 314 मेयर होते हैं। ठीक है, 314 मेयर है, और इस मेयर और इन मेयर के पास में एक है म्यूनिसिपल काउंसिल। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के पास में एक अपना एक कैबिनेट होता है ना, एक एग्जीक्यूटिव विंग होता है ना, तो वैसे ही मेयर के पास में होता है म्यूनिसिपल काउंसिल, जिससे कि मेयर डिस्कशन करते हैं और आगे के कामकाज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पूरी कंट्री को 314 म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स में बांटा। उन 314 म्यूनिसिपल गवर्नमेंट में डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, लोग अपने मेयर को चुन रहे हैं। मेयर के साथ में रहता है म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल और मेयर आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं और लोगों के मुद्दों पर, लोगों के मुद्दे को सुलझाया जाता है।
बोलीवियन गवर्नमेंट ने इनको बहुत सारा क्या किया, फिजिकल पावर दी है। फिजिकल पावर दी है मतलब इन बोलीविया 20% ऑफ नेशन वाइड टैक्स कलेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग म्यूनिसिपैलिटी ऑन पर कैपिटा बेसिस। तो इनको 20%, इनकी जीडीपी का जितना भी 20% जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है, ये म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते ताकि वो बहुत अच्छे से काम करें। तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया, एक तरीके से इन्होंने अपनी फिजिकल पावर जो है, मनी से रिलेटेड पावर जो है, वो उन्होंने कुछ हद तक, पूरा नहीं बोल रहा हूं, अपनी जीडीपी का 20% वो जो टैक्स आ रहा है वो किसको बांट रहे हैं, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट को। 20% भी बहुत होता है। इसके बावजूद इनकी म्यूनिसिपैलिटीज के पास में क्या रहता है, इनकी म्यूनिसिपैलिटी बहुत सारी चीजों पर टैक्स लगा सकती है, जैसे व्हीकल्स पे लगा सकती है, अर्बन प्रॉपर्टी पे लगा सकती है, लार्ज एग्रीकल्चर लैंड्स पे लगा सकती है। तो 20%, देश की जीडीपी का 20% टैक्स तो आ ही रहा है। इसके बावजूद मान लो मैं वहां की म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हूं, तो मैं अपने एरिया में क्या कर सकता हूं, मैं अपने एरिया में अर्बन प्रॉपर्टी पे टैक्स लग रहा है, बड़े बड़े अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर टैक्स लग रहा है, व्हीकल्स पे टैक्स लग रहा है, तो वहां से भी मुझे पैसा आ रहा है। ठीक, साथ ही साथ यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोकल हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटी, बिल्डिंग मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे काम करती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बोलीविया में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रू सेंस में अपने को ये देखने को मिल रहा है कि पैसा भी है, पावर भी है, काम भी हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, और एक तरीके से यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। बोलीविया में ये कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1994 में। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि 1993 में इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया, 1994 में बोलीविया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक तरीके से वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब उस समय पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से क्या चल रहा था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात चल रही थी। ईयर्स को ध्यान रखो और उसको वर्ल्ड से रिलेट करने की कोशिश करो। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बारी आती है कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे जाने से पहले एक बार अपन स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था आपको दो कहानी बता के, ठीक है। गीता की कहानी बताई थी, एक तमिलनाडु में एक विलेज की कहानी बताई थी। मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं हुई थी, ये सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में था। लेकिन 1993 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के इंप्लीमेंट होने के बाद से अब पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी बन गई है और पूरे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन बॉडी एक जैसा काम कर रही है। इसकी शुरुआत कब हुई भारत में, तो हम बात करते हैं कि भारत में ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं था, भारत में ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना था। पहले भी हम लोग क्या देख रहे थे, गाँव को बहुत अच्छे से गवर्न किया जा रहा था। फिर हमने लॉर्ड रिपन की बात करी कि वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कौन सा लोकल बोर्ड्स वाला एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और डिमांड करी, 1990s में हमें लोकल लेवल पे पावर मिली। फिर 1935 में उसी पावर को कंटिन्यू रखा गया, वैसे चीजें चलती गई। हमने इनिशियली बहुत ज्यादा पावर नहीं दी लोकल गवर्नमेंट्स को। क्यों हमने बहुत ज्यादा पावर नहीं दी, क्योंकि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि अभी हमारा पार्टीशन हुआ है और अगर हमने ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा पावर दे दी तो ऐसा ना हो कि आगे और हमें कोई ऐसी चीज देखने को मिले। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अगेंस्ट में क्यों थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अगेंस्ट में इसलिए थे क्योंकि वो गांव पर बहुत ज्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखते थे, तो उनको लगता था कि पावर अभी ऊपर ही रहने दिया जाए। ये इसके कुछ रीजन थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट में छोड़ दिया गया था, कुछ स्टेट अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। इसके चलते फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आया। अमेंडमेंट में लेके आया तो 73rd अमेंडमेंट डील करता है रूरल बॉडी से, डील करता है पंचायत वगैरह से, डील करता है। 74th अमेंडमेंट डील करता है अर्बन लोकल बॉडी से, डील करता है। हम लोग रूरल बॉडीज में भी ये देखते हैं, पंचायत में भी हम 3 टियर सिस्टम देखते हैं। सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर होता है कौन सा, मंडल, ब्लॉक या तालुक बोल दो, सबसे ऊपर हमने देखा जिला पंचायत। इन तीनों में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेकिन इनके जो हम लोग देखते हैं कि जिला पंचायत और सेकंड इंटरमीडिएटरी लेवल पे ब्लॉक, और वहां पे जो इनके मेंबर्स रहते हैं उनके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो उनके अध्यक्ष चेयरपर्सन रहते हैं उनके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ये भी क्लियर हो गया भैया। उसके बाद में मैंने तुमको बताया था कि अर्बन एरियाज में क्या है, अर्बन एरिया में 3 हिस्सों में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये सिस्टम डिवाइडेड है। जो बड़े हैं वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो बीच वाले शहर है वो म्यूनिसिपल काउंसिल, और जो छोटे वाले शहर है वो नगर पंचायत।
ठीक, ये वाली नगर पालिका हो गए, ये वाली चीज भी क्लियर हो गई। रिजर्वेशन विमेन को दिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करवा रहा है, इनका इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है, 5 साल में एक बार फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है जो कि तय कर रहा है। इंडिया में सारी चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हुआ, हमने विमेन को रिजर्वेशन दिया तो उसके बिहाफ पे उसका पति काम कर रहा है, वो इशू। इनके पास में लोकल गवर्नमेंट्स के पास में क्या पैसे नहीं रहते, फंड्स की कमी है, साथ ही साथ इनके पास पावर नहीं दी, मतलब कि पंचायत क्या क्या काम करेगी ये सारे के सारे 11 शेड्यूल में लिखे, अर्बन लोकल बॉडीज क्या क्या काम करेगी सारे के सारे 12 शेड्यूल में लिखे। अब 11 शेड्यूल में लिखे तो 11 शेड्यूल में से कौन सा काम पंचायत करेगी ये तय कौन करेगा, ये तय करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर ज्यादा से ज्यादा पावर देता ही नहीं है, क्लियर। तो इसलिए हमने देखा कि सिस्टम बहुत अच्छा बना है, सारी चीजें बहुत अच्छी बनी है, लेकिन पावर अपने को देखने को नहीं मिलती है। फिर हमने एक एग्जांपल देखा बोलीविया का, कि बोलीविया ने पीपल्स पार्टिसिपेशन लॉ लेके आया 1994 में, और कैसे सक्सेसफुली वहां पे कैसे काम चल रहा है। ये था आपका पूरा चैप्टर। अब बारी है कंक्लूजन की। This experience suggests that local government outlines to be agencies implementing the welfare scheme of the central and state government. Giving more power to the local government means that we should be prepared for real decentralization of power. Ultimately, democracy means that power should be shared by the people. People in the villages and urban localities must have power to decide what policies and program they want to adopt. Democracy means decentralization of power and giving more and more power to the people. यहाँ पे हमने क्या देखा कि बिल्कुल आपको सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है, पंचायत सही जगह है, पंचायत लेवल पे सारी चीजें इंप्लीमेंट हो सकती है, लेकिन आपको इनको पावर देना होगा। अगर हम ट्रू डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा पावर देनी होगी ताकि ये लोग भी बहुत अच्छे से काम कर सकें। और मैंने पहले भी बताया कि अगर हर गांव अपने लेवल पे डेवलप हो गया तो ऑटोमेटिकली डेवलप स्टेट होगा, ऑटोमेटिकली डेवलप इंडिया होगा। तो अगर हर गांव अपने लेवल पे डेवलप भी होने लग गया, अपने लेवल पे काम भी करने लग गया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सारी चीजें बहुत सही हो जाएगी। धीरे धीरे सिनेरियो बदल रहा है, और आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे तो ऑफ कोर्स इनके पास भी पावर आएगी, धीरे धीरे और सिनेरियो चेंज होगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। मैंने क्रिस्प एंड क्लियर करके लास्ट में कंक्लूजन दे दिया है। चैप्टर बहुत इजी है, इतना बड़ा लोड वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव थी तो मैंने सिर्फ समझाते चले गया। ऑटोमेटिकली स्लाइड्स के लिए मैं स्पेस छोड़ रहा था तो आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मैं कंक्लूड करूंगा अपनी ही लाइन से। कौन सी लाइन? कि चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। जब सिद्धार्थ पटेल है तो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, सारी की सारी चीजें मैं करवा दूंगा। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का स्ट्रक्चर और इंप्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन कौन सी समस्या गई है। ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।